टॉपिक को आगे ले जाते हुए हमने जब इंडिविजुअल कंज्यूमर को स्टडी कर लिया, तो नाउ वी वांट टू सी कि जो बिजनेस की मार्केट्स हैं, जो बिजनेस के कंज्यूमर हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनको स्टडी करने की हम आज कोशिश करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग और एक इंडिविजुअल बाइंग के दरमियान क्या फ़र्क होता है, आज के सेशन में हम उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। लास्ट सेशन में द फोकस वाज ऑन इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर। एक इंडिविजुअल एज ए कंज्यूमर कैसे बाइंग करता है, उसका प्रोसेस हमने समझने की कोशिश की। और आज हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप ऑफ पीपल बाइंग बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग कहते हैं। तो उसमें, उस प्रोसेस में या उस मार्केट के अंदर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल बाइंग। सो द ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग as the decision making process by which formal organizations establish the need for purchased products and services and identify, evaluate and choose among alternatives brand and suppliers। कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई चीज़ प्रक्योर करना होती है, तो कौन सा प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है। एज एन इंडिविजुअल, आप और मैं कोई भी एक कंज्यूमर गुड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने ये लैपटॉप ख़रीदना था, और जब यही वाली परचेज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन ने करनी होगी, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लैपटॉप ख़रीदना होंगे, या कोई और चीज़ ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होती है, एसी खरीदने हैं, मल्टीमीडिया खरीदने हैं, तो उसमें और एक इंडिविजुअल के कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में क्या फ़र्क हो सकता है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि डिफरेंस क्या होता है जब भी हम बिजनेस मार्केट की बात करते हैं या कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं। तो बिजनेस मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस दैट acquire goods and services used in the production, and other products or services are sold, rented or supplied to the others। तो इंडिविजुअल मार्केट को हम कस्टमर मार्केट कहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट को हम बिजनेस मार्केट कहते हैं। तो बिजनेस मार्केट में ऑर्गेनाइजेशंस का वो पूल जिसने डिफरेंट गुड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना होता है, उसके बाइंग प्रोसेस को एनालाइज करने की हम कोशिश करेंगे। देयर इज ISBM, एक इंस्टीट्यूट ऑफ है स्टडी ऑफ बिजनेस मार्केट्स। उनके ख्याल में जब भी मार्केटिंग की बात होती है और बिजनेस मार्केट की बात की जाती है, तो देयर आर 3 बिग हर्डल्स। जब भी ऑर्गेनाइजेशंस अपना बाइंग प्रोसेस चलाएंगी उसमें, और जब भी इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए कोई बाइंग प्रोसेस चलाया जाएगा, उसमें जो हर्डल्स हैं B2B के केस में। व्हाट इज B2B? बिजनेस टू बिजनेस। जब ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग की जाती है तो उसको कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे हमने अभी बात की लैपटॉप की, तो जब कोई कंपनी लैपटॉप खरीदने जाएगी तो वो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप होगा। एक तरफ एक कंपनी होगी और दूसरी तरफ भी एक कंपनी होगी, तो बिजनेस एक बिजनेस से चीज़ें खरीदेगा। तो इसमें 3 बुनियादी हर्डल्स होती है। सबसे पहला हर्डल तो ये होता है कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर इंटरफेसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। और मार्केटिंग एंड सेल्स का डिफरेंस हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, याद है सबको? मार्केटिंग इज फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप्स, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग, एंड सेल्स इज फोकस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस, चीज बिक जाना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। तो जब भी B2B मार्केटिंग की बात की जाती है, तो जो इंटरफेस है कि कहाँ पे रोल ख़त्म होना है मार्केटिंग का और कहाँ पे रोल शुरू होना है सेल्स का, इसमें बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप में, बिजनेस मार्केट के केस में ये पहला हर्डल होता है। दूसरा, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर इनोवेटिव मार्केटिंग इंटरफेसेस। दूसरा हर्डल ये होता है कि बिजनेस टू बिजनेस जब ट्रांजैक्शंस या डील्स होती हैं, उसमें मार्केटिंग का रोल सेकेंडरी हो जाता है। अगर एक कंपनी को एक चीज़ बल्क में चाहिए, तो उसके ऊपर मार्केटिंग का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता एज कंपेयर टू जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस करता है, तो मार्केटिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जैसे अगर ऑर्बिट ने 50 मल्टीमीडिया खरीदने हैं, तो आपके ख्याल में
मार्केटिंग से इंप्रेस हो कि ये बाइंग प्रोसेस चलाया जाएगा, या अगर मैंने ये पेन खरीदना है, मैंने मोबाइल खरीदना है, तो देयर आर चांसेस कि मेरा एज एन इंडिविजुअल जो बाइंग प्रोसेस है उसके ऊपर मार्केटिंग का, प्रमोशन का, ब्रांडिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कि जब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। वजह क्या है कि उसमें जो नीड होती है वो बहुत स्पेसिफाइड होती है और उसकी सोल्यूशन भी बहुत स्पेसिफाइड होता है। तो स्पेसिफाइड नीड को पूरा करने के लिए स्पेसिफाइड सोल्यूशन चाहिए, मार्केटिंग नहीं चाहिए। तो दूसरा हर्डल बी टू बी मार्केटिंग में ये होता है कि द रोल ऑफ मार्केटिंग बिकम्स सेकेंडरी, और प्राइमरी इंपॉर्टेंस की चीज़ क्या होती है कि आपकी स्पेसिफाइड नीड और स्पेसिफाइड नीड का सोल्यूशन कहाँ से आपको मिलता है। फिर तीसरा हर्डल ये होता है कि एक्सट्रैक्टिंग एंड लेवरेजिंग मोर ग्रैनुलर कस्टमर एंड मार्केट नॉलेज। ग्रैनुलर क्या होता है? व्हाट इज ग्रैनुलर? आप लोग एक स्लैंग इस्तेमाल करते हैं हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि विंडो शॉपिंग करता है, वो बंदा बहुत विंडो शॉपिंग करता है। विंडो शॉपिंग का क्या मतलब है कि वो बंदा जब भी परचेज करने जाता है तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने के बाद डिसाइड करता है। दिस इज कॉल्ड ग्रैनुलर मार्केटिंग, या इसको मार्केटिंग में जो टर्म इस्तेमाल की जाती है दैट इज कॉल्ड सेवी कस्टमर्स। सेवी इज नॉलेजेबल कस्टमर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग होती है वो हमेशा ग्रैनुलर कस्टमर होता है, वो हमेशा सेवी कस्टमर होता है। रीजन इज ऑब्वियस, रीजन इज ऑब्वियस कि अगर इस तरह के 10 लैपटॉप लेने हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट 1.5 मिलियन, और अगर एक मोबाइल खरीदना है तो यू आर टॉकिंग अबाउट 50,000। तो द इंटेंसिटी और द इम्प्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो इतनी ज़्यादा होती है जब भी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, वहाँ पे हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस सेवी डिसीजंस करती हैं, ग्रैनुलर कस्टमर के तौर पे बिहेव करती हैं, और तमाम पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद एक जो प्रूडेंट और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन है वो किया जाता है। तो मार्केटिंग बिकम्स सेकेंडरी अगेन, क्योंकि जो कस्टमर का प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसमें द प्राइमरी थिंग इज द स्पेसिफाइड प्रॉब्लम एंड द स्पेसिफाइड सोल्यूशन। तो इस वजह से ये ISBM की एक स्टडी है जिसके हिसाब से जब भी आप बिजनेस टू बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे, जब आप उसको कंपेयर करेंगे कस्टमर मार्केट के साथ, तो उसमें ये 3 बुनियादी हर्डल्स आपको पेश आएंगे, जिसमें द बॉटम लाइन और द डिफरेंस जो फैक्टर क्रिएट कर रहा है दैट इज कि बाइंग करने वाला इंडिविजुअल कस्टमर नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उन्होंने कुछ फर्दर इंपेरेटिव्स, व्हाट इज इंपेरेटिव्स? इंपेरेटिव इज इंपॉर्टेंट। कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ISBM ने आइडेंटिफाई किए थे जो कि कस्टमर मार्केट और बिजनेस मार्केट के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस परफॉर्मेंस। जब भी बिजनेस मार्केट की बात की जाएगी तो उसमें जो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिसको टेकन इनटू अकाउंट करना है वो ये है कि इस ट्रांजैक्शन में जो बिजनेस टू बिजनेस हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसमें मार्केटिंग का कंट्रीब्यूशन कितना है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, आपके लिए अपने कैरियर में एक जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि वेन एवर यू प्रपोज्ड अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और अ मार्केटिंग प्लान और अ मार्केटिंग प्रमोशनल एक्टिविटी, आपको हमेशा उसको क्वांटिफाई करना होगा। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि हमने एक एड चलाना है 30 सेकंड का एड चलाना है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट क्वांटिफाई द इम्पैक्ट। मतलब क्या है कि 30 सेकंड का वो एड हो सकता है आपको 5 मिलियन कॉस्ट कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन और उसका ऑन एयर करना 50 लाख रुपए आपको कॉस्ट कर रहा है। इस 50 लाख का इम्पैक्ट ऑन द सेल्स कितना है?
दिस इज कॉल्ड कि आपकी मार्केटिंग का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सेल्स और फर्दर के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट कितना है। दिस इज कॉल्ड क्वांटिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंस जो आप मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं। सो द अदर इम्पेरेटिव जो आईएसबीएम ने आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि जब भी हम बिजनेस टू बिजनेस मार्केट की बात करते हैं तो उसमें द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्केटिंग टुवर्ड्स सेल्स एज वेल एज टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी वो कितना है, उसको क्वांटिफाई करना है। उसके बाद द अदर इम्पेरेटिव इज कि हाउ यू कैन इंगेज डीपली विद द कस्टमर्स कस्टमर, कस्टमर के साथ आप कैसे डीपली इंगेज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो चिप लगी हुई है हो सकता है वो सैमसंग ने बनाई हो, लैपटॉप की बात कर रहा हूं। हो सकता है इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो तोशिबा ने बनाया हो या इंटेल ने बनाया हो। अब जो सप्लायर है एचपी का, उसका एचपी के कस्टमर के साथ इंगेजमेंट कैसा है, दिस इज अनदर इंपेरेटिव। ये एक और चैलेंज होगा कि जो डायरेक्टली आपका कस्टमर नहीं है लेकिन आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाली कंपनी का वो कस्टमर है, उसके साथ आपका जो इंगेजमेंट है वो कैसे होगी। और द थर्ड इंपेरेटिव इज मैनेजमेंट के और मार्केटिंग के इनिशियल कोर्सेज में पढ़ाई जाती है एक टर्म दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। इसका क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो फैसला होना है वो सेंट्रलाइज होना है या डिसेंट्रलाइज होना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक कंपनी ऑपरेट करती है नेस्ले, इसका हेड ऑफिस है लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसके ऑपरेशन हैं। अ मार्केटिंग मैनेजर सिटिंग इन कराची, क्या वो मार्केटिंग की बजट की एलोकेशन एडवर्टाइजमेंट के डिसीजन मेकिंग कराची में बैठ के करेगा या डायरेक्टर मार्केटिंग नेस्ले अपर माल के ऊपर जो बैठा है उससे पूछ के करेगा। तो अगर तो वो वहां बैठ के करेगा तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, कि आपने एम्पावर कर दिया और अपनी जो पावर्स थी उसको निचले लेवल तक पहुंचा दिया। और अगर वो फैसला सेंट्रलाइज्ड होना है, हेड ऑफिस के अंदर होना है, तो दिस वुड बी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये वेरी करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा सेंट्रलाइज्ड होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड होती है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग नहीं रखी जा सकती। तो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के अंदर अगला जो इंपेरेटिव है दैट इज कि फाइंडिंग द राइट मिक्स बिटवीन सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। कि कौन कौन से ऐसे फैसले होंगे जो फंक्शनल हेड पे हो रहे होंगे। व्हाट इज फंक्शनल हेड, फंक्शनल एरिया का जो हेड होता है उसको कहते हैं फंक्शनल हेड। और कौन कौन से फंक्शनल एरियाज होते हैं बिजनेस के अंदर, नहीं पता। मार्केटिंग इज अ फंक्शनल एरिया, सेल्स इज अ फंक्शनल एरिया, एचआर इज अ फंक्शनल एरिया, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, आईटी, लॉजिस्टिक्स, इन सब को कहा जाता है फंक्शनल एरिया। कि जिस फंक्शनल एरिया का कोई हेड है क्या वो फैसला करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, कि आपने फंक्शनल एरिया के बंदे के जिम्मे लगा दिया। और अगर वो डिसीजन मेकिंग आपके हेड ऑफिस में हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, एक ही जगह पे फैसले हो रहे हैं। देन फाइंडिंग एंड ग्रूमिंग द मार्केटिंग टैलेंट एंड कॉम्पिटेंसी। जी, हेड ऑफिस में होगी तो सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल में, और अगर नीचे तक चलेगी तो डिसेंट्रलाइज्ड है। और जो चौथा इंपेरेटिव है दैट इज के the competencies required for a business market are different as compared to the competencies required for a individual or a customer market। जब भी आपने किसी इंडिविजुअल बंदे और इंडिविजुअल मार्केट को एड्रेस करना होगा तो मार्केटिंग की जो कॉम्पिटेंसीज है वो डिफरेंट होंगी। और जब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस को या बिजनेस मार्केट को एड्रेस करना होगा तो जो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज है वो डिफरेंट होंगी। मिसाल के तौर पे जैसे जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जो सेल्स रैप होते हैं उनका जो ट्रेनिंग का या उनकी जो मार्केटिंग की टेक्निक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर आप उसको कंपेयर करें कि अगर कोई पेप्सी, कोक या नेस्ले का मार्केटिंग का बंदा है, क्योंकि जिसके साथ उन्होंने डील करना है वो डिफरेंट है। सेल्स रैप के लिए एक डॉक्टर के साथ उसने डील करना है और पेप्सी, कोक और नेस्ले के लिए उसने एक शॉपकीपर के साथ डील करना है। जी,
एचआर का हेड कभी भी डिसाइड नहीं करता कि उसने किसको हायर करना है। एचआर का हेड इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। एचआर का हेड सिर्फ प्रोसेस करता है, फैसला उसने करना है जिस फंक्शनल एरिया का बंदा हायर होना है। आईटी का बंदा, आईटी का हेड बताएगा मुझे ये बंदा चाहिए। एचआर का काम है कि सैलरी निगोशिएट करे, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करे और उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाए। ये सेठ कल्चर में इस तरह होता है कि वो सेठ साहब ने भेज दिया है और एचआर को कहा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। एचआर इज अ सपोर्ट फंक्शन। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ सपोर्ट फंक्शन। डिसीजन मेकिंग उसके पास नहीं होती और उसको होना चाहिए एम्प्लॉय चैंपियन, कि एम्प्लॉयज़ के मसाइल ऊपर जाके बताए मैनेजमेंट को। पाकिस्तान में उलट है, वो ऊपर से सेठ साहब से पूछ के उनसे फैसले लेके आके एम्प्लॉयज़ को बताता है इस दफ़ा सैलरी 4% बढ़ेगी, आपका मेडिकल कम कर दिया गया, आपका टीएडीए कम कर दिया गया। उलट है। पाकिस्तान में इवॉल्व हो रहा है एचआर का फील्ड, लेकिन बहुत स्लोली। अभी तक ये रिवर्स है रिलेशनशिप। एम्प्लॉय चैंपियन होता है हर जगह एचआर, कि वो एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग के प्रपोजल देता है मैनेजमेंट को कि एम्प्लॉयज़ के लिए ये फैसिलिटीज़ करें। पाकिस्तान में अदर वे राउंड है कि वो ऊपर से जो फैसले होते हैं उनको सिर्फ आगे कम्युनिकेट करता है। इसीलिए सबसे बड़ा जो मसला है इवन इन द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, वो एचआर के अंदर टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। अब एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि एम्प्लॉयज़ खुश रहें और छोड़ के ना जाएं। और अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जिस डिपार्टमेंट का मकसद ये है कि लोग ना छोड़ के जाएं, उसी डिपार्टमेंट के लोग सबसे ज़्यादा छोड़ के जाते हैं। वजह क्या है कि जब आपने यूनिवर्सिटी में तो पढ़ा था कि मैं एम्प्लॉय चैंपियन हूँ, मैंने लोगों के हकूक़ के लिए बात करनी है। आगे सेठ साहब कहते हैं वो छोड़ो जो तुम पढ़ के आए हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे काम करना। और मतलब सेठ साहब मैं वैसे एज ए फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में भी, मतलब ऊपर की 4 5 10 आप छोड़ दें, मल्टी नेशनल अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम है, उसमें भी यही मसला है। अनलेस जैसे नेस्ले में है, क्योंकि उनका जो एमडी है वो स्विट्ज़रलैंड से आके बैठा हुआ है, वहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि वो गोरे हैं। वो जो कहते हैं दे मीन इट, जो करते हैं दे मीन इट। पाकिस्तानियों की तरह नहीं, कहना कुछ है करना कुछ है। तो वहाँ पे तो हालात डिफरेंट है। लेकिन पाकिस्तान की लोकल ऑर्गेनाइजेशंस चाहे बहुत अच्छी भी हैं, उनमें मसाइल ये रहेंगे। सो द फाइंडिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ अ मार्केटियर, जो कि मिक्स एंड मैच करे कि बिजनेस मार्केट की जो नीड्स हैं उनको कैसे केटर करना है, ये अगला इम्पेरेटिव होता है जब भी हम बिजनेस मार्केट की बात करते हैं, जब भी हम बी टू बी मार्केटिंग की बात करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कंज्यूमर मार्केट और आज हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मार्केट्स। इनमें डिफरेंट क्या और इनको हम अलग अलग क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस जो कि बिजनेस मार्केट में और कस्टमर मार्केट के अंदर होते हैं। बिजनेस मार्केट में देयर वुड बी फ्यूअर और लार्जर बायर्स। थोड़े से आपके बायर्स होंगे लेकिन बहुत बड़े बड़े बायर्स होंगे, क्योंकि उनकी नीड्स इतनी ज़्यादा हैं, उनकी नीड्स इतनी ज़्यादा है, इतनी बल्क में है कि आपको चंद जो बायर्स हैं वो काफ़ी हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हलीब है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती है, इसको कोई डेयरी फार्म वाला सप्लाई करना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि उसके पूरे बिजनेस के लिए एक ही बायर काफ़ी हो जाए। उस इसी को बेच के वो कहे मेरा एक ही कस्टमर है, मेरा एक ही बायर है। तो बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में जो बायर होते हैं वो कम होते हैं, थोड़े होते हैं। फिर चूंकि कम होते हैं इसलिए आपको क्लोज रिलेशनशिप रखना पड़ता है सप्लायर और कस्टमर का। अगर क्लोज रिलेशनशिप नहीं होगा तो आपका जो कस्टमर है उसके स्विच करने के चांसेस ज़्यादा है। फिर चूंकि ये बिजनेस मार्केट है तो प्रोफेशनल परचेजिंग होगी। शुरू में मैंने कहा था कि सिंस द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इतनी ज़्यादा है कि जो डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल का है या कस्टमर मार्केट का है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द बिजनेस मार्केट। वजह क्या है कि वॉल्यूम इतना बड़ा है, जो साइज ऑफ द परचेज है वो इतनी बड़ी है, तो आपको प्रोफेशनल परचेजिंग करने की ज़रूरत होगी जब भी आप बिजनेस मार्केट की बात करेंगे। फिर एक और जो डिफरेंस है दैट इज़ मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंसेस। जब भी इंडिविजुअल मार्केट की बात की जाती है, मैंने अगर मोबाइल ख़रीदना है तो इसके ऊपर कितने लोग हैं जिनका मैं इन्फ्लुएंस लूँगा इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चलाने के लिए।
एक आध दोस्त से पूछ लूँगा, भाई से पूछ लूँगा, बीवी से पूछ लो। तो कितने 2 या 3 लोग हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं जब भी कोई इंडिविजुअल फैसला किया जाता है। व्हाइल अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फैसला करना है, तो एक तो वो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के अंदर लोग जो काम करते हैं, फिर उस डिपार्टमेंट मतलब आईटी ने लैपटॉप खरीदने हैं, फिर प्रोक्योरमेंट वाले, फिर बजट वाले, फिर एचआर से अप्रूवल लेना है, फिर अगर कोई डायरेक्टर फाइनेंस है उससे अप्रूवल लेना है। तो जो नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसेस है ऑन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग वो ज़्यादा होता है। फिर मल्टीपल सेल्स कॉल्स होती हैं बिजनेस मार्केट के अंदर। बिजनेस की जो परचेज होती है उसमें मल्टीपल सेल्स कॉल। व्हाट इज सेल कॉल? सेल कॉल क्या होता है? व्हाट इज सेल कॉल? बैंक की तरफ से कभी कॉल आई है, क्रेडिट कार्ड ले लें, दिस इज सेल कॉल। आपने सेल्समैन देखे होंगे, डिफरेंट खोखों के ऊपर, छोटी शॉप्स के ऊपर जाते हैं, डिमांड लिखवा दें, दिस इज व्हाट सेल कॉल। अब अगला पता नहीं लेता है या नहीं लेता, दिस इज कॉल्ड सेल्स कॉल। कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का पोटेंशियल कस्टमर को विजिट करना इज अ सेल कॉल। सेल्स रैप वाले जाते हैं डॉक्टर के पास, आप हमारी प्रोडक्ट्स लिख के दें, हमारी फार्मेसी को रिकमेंड करें, दिस इज सेल्स कॉल जी। दिस इज सेल कॉल। मेल आना इज अ सेल कॉल। तो कंपनी रीचिंग आउट टू द कस्टमर और अ पोटेंशियल कस्टमर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट इज अ सेल्स कॉल जी। इंडिविजुअल को भी बताया जाता है कि तुम्हारी ये डिमांड एग्जिस्ट करती है। दिस इज़ वेरी ट्रिकी। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस आपको पता होना चाहिए कि हमेशा से एक फिलॉसफी थी टू कंडक्ट अ बिजनेस। क्या था कि डिमांड देखो, डिमांड है जो बनाने जा रहे हो, जो बेच रहे हो उसके पहले डिमांड देखो। हमेशा से ऐसे ही कहा जाता है ना कि आप अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, किसी नए वेंचर के अंदर जा रहे हैं, तो ये देखिए क्या उसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है। नाउ इट्स रिवर्स। अब क्या है, पहले इंश्योर करो कि सप्लाई है, सप्लाई होगी, डिमांड जनरेट हो जाएगी। आज से कोई 10 साल पहले हर बंदे की ये ज़रूरत नहीं थी कि उसके पास हर वक्त इंटरनेट हो। क्या हुआ, कंपनीज ने सप्लाई दे के हम सबको इस बात का एहसास दिलवाया कि डिमांड है। आज से 10-15 साल पहले गवाले का दूध हर बंदा इस्तेमाल करता था। कंपनियों ने डब्बे वाला दूध पैदा करके, सप्लाई करके, फिर बताया कि इसकी डिमांड भी एग्जिस्ट करती है। सदियों से हमारे आबाओ अजदाद मट्टी से और रेत से हाथ साफ करते आ रहे थे। हमें उन्होंने सेफ गार्ड बना के बताया कि, और लाइफ बॉय बना के बताया कि नहीं नहीं इससे हाथ साफ करो। सो द डायनेमिक ऑफ द बिजनेस के ड्राइव करनी है आपने, डिमांड, डिमांड जनरेट करवानी है, कस्टमर को बताना है कि तुम्हें इस चीज की जरूरत है। देन इन इलास्टिक डिमांड, आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा कि इन इलास्टिक है। इलास्टिक डिमांड होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, और इन इलास्टिक डिमांड मीन कि उसके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती। इट्स ऑब्वियस कि जब भी बिजनेस ने कोई चीज़ें खरीदनी है तो उसकी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं होगी। फिर नॉर्मली जो बिजनेस के कस्टमर होते हैं ये जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड बायर्स होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। जैसे इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान के मैप के ऊपर देखें तो अगर कराची को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान की सारी जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन 150 किलोमीटर के रेडियस में है, पूरी इंडस्ट्री कराची को अगर निकाल दें। और इंडस्ट्री ही आपका बिजनेस का कस्टमर होता है। तो जोग्राफिकली ये कंसंट्रेटेड बायर्स होते हैं। फिर इसमें आप डायरेक्ट परचेज करते हैं कि जो रिलेशनशिप जैसे होता है कि नेस्ले ने या कोक ने अगर अपनी प्रोडक्ट बनाई है, वो नेस्ले कोक के डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, वहाँ से होलसेलर के पास गई, वहाँ से रिटेलर के पास गई, वहाँ से खोखे पे गई, खोखे से आपने खरीदी। बिजनेस मार्केट में ये नहीं होता, वहाँ पे आप डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है और जो कस्टमर है उनका रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द बिजनेस मार्केट एंड द कस्टमर मार्केट। होपफुली इनकी आपको समझ आ गई होगी। तो जब भी बिजनेस मार्केट के अंदर बाइंग सिचुएशन की बात की जाती है तो 3 ऑप्शंस होती हैं।
वन इज स्ट्रेट रीबाय। मैंने ये लैपटॉप लिया था, अब मुझे दोबारा परचेज करना है तो आई गो फॉर स्ट्रेट रीबाय। इसको मतलब वो कहते हैं रिपीट ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड रिपीट ऑर्डर, कि जो मैंने पहले खरीदा था वही भेज दें। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट रीबाय। फिर देयर इज अ मॉडिफाइड रीबाय, कि हमने रीबाय तो करना है लेकिन हमें इसके साथ कुछ डिफरेंस चाहिए, कुछ और चीज़ें हमें चाहिए। देन देयर इज अ न्यू टास्क। लास्ट टाइम मैंने आपसे लैपटॉप खरीदा था, इस दफ़ा हमें आपसे चार्जर चाहिए, इस दफ़ा हमें आपसे यूपीएस चाहिए। मॉडिफाइड होता है तब्दील करना, उसी चीज़ को मॉडिफाई करना, चेंज करना, इसी चीज़ के साथ तब्दीली कर लेना। कि हमें लास्ट टाइम हमने आपसे HP खरीदा था, ये i5 है, तो अब i7 आ गया है मार्केट में पहले। तो दिस इज वुड बी मॉडिफाइड रीबाय, लेना यही है। आपने पहले चार्जर लिया डेल का, अब आप HP का ले रहे हैं। हाँ, तो न्यू टास्क हो गया, कंपनी बदल गई ना। देखिए, प्रोडक्ट को समझें कि प्रोडक्ट जो है उसमें अगर आप वेरिएशन कर दें, कंपनी बदल दें, तो वो तो आपके लिए न्यू टास्क होगी। तो दीज आर द 3 बेसिक टाइप्स जिनमें बाइंग की जाती है कंज्यूमर की तरफ से। Then there is a concept called buying center. It consists of all those individuals and groups who participate in the purchase decision making process, who share some common goals and risks arising from the decisions. वो तमाम लोग जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, अपनी इनपुट देते हैं, इनको उस परचेज डिसीजन की का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, या उनके गोल्स को हासिल करने के लिए उस परचेज डिसीजन का कोई असर हो सकता है। दीज आर कॉल्ड बाइंग सेंटर। ये तमाम लोग बाइंग सेंटर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं बाइंग सेंटर? पहला बाइंग सेंटर में बंदा होता है इनिशिएटर। इनिशिएटर कौन है? यूजर और अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हु रिक्वेस्ट समथिंग टू बी परचेज्ड। इनिशिएटर कौन है? जो शुरू करता है बात को, कि जिसने, हो सकता है वो यूजर हो या हो सकता है कोई और हो जिसने ये बात शुरू की कि हमने ये चीज परचेज करनी है। देन देयर इज अ यूजर, दोज हु विल यूज द प्रोडक्ट और सर्विस। इन मैनी केसेस द यूजर एंड इनिशिएटर आर द बाइंग प्रपोजल। यही होते हैं जो कि बाइंग प्रपोजल में स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। देन देयर आर इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रन करने के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, या जब हम इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को तो उसमें हमारी ये मदद करते हैं। दीज आर इन्फ्लुएंसर्स जो कि फैसले के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। देन देयर आर डिसाइडर्स, वो लोग जिसने फाइनल फैसला करना कि ये चीज़ लेनी है या नहीं। देन देयर आर अप्रूवर्स, कि जिन्होंने स्पेसिफिकेशन को ओके करना है कि यही स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए, उन्होंने अप्रूव कर दिया। जैसे अभी बात हो रही थी कि HR हायर करता है, HR हायर नहीं करता, HR अप्रूव करता है कि ये ठीक है, बंदा उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके इसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो मैच करती है, स्किल्स मैच करती हैं, तो नाउ दे अप्रूव इट। फिर देयर आर बायर्स, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जो कि फॉर्मल अथॉरिटी होती है कि हमने किसी भी सप्लायर को या किसी भी परचेज के डिसीजन को गो हेड देना है, तो वो बायर्स हैं। देन देयर आर गेट कीपर्स। गेट कीपर्स वो होते हैं जो कि, भाई मोबाइल पॉकेट में रखें। गेट कीपर्स आर दोज पीपल जो कि इंफॉर्मेशन के फ्लो के ऊपर इंपैक्ट कर सकते हैं। गेट कीपर वो लोग हैं जो कि इंफॉर्मेशन के फ्लो के ऊपर इंपैक्ट कर सकते हैं। एक प्रपोजल आया HR के मैनेजर के पास, उसके असिस्टेंट ने वो प्रपोजल पहुंचाया ही नहीं, वो असिस्टेंट उसका गेट कीपर है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल की गई तो आपका वो जो एक्सचेंज वाला बंदा है उसने कॉल थ्रू ही नहीं की, वो गेट कीपर है। एक बंदा पर्सनली विजिट करने आया, आपके गेट कीपर ने उसको आने ही नहीं दिया। तो दीज आर द गेट कीपर्स, वो लोग जो इंफॉर्मेशन के फ्लो को फ्रॉम बायर टू द कस्टमर, सप्लायर टू द कस्टमर, इस रिलेशनशिप में इंटरवीन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के फ्लो को तोड़ सकते हैं
ये गेट कीपर्स कहलाते हैं। और एक चीज़ कॉमन है बिटवीन कस्टमर मार्केट्स और बिजनेस मार्केट, दैट इज कि अल्टीमेटली जो फैसला करना होता है वो एक इंडिविजुअल ने ही करना होता है। दिस इज द कॉमन ग्राउंड इन बोथ केसेस के बिजनेस मार्केट होगी या इंडिविजुअल मार्केट होगी, उसमें जो फैसला करने वाला बंदा है दैट वुड बी इंडिविजुअल। So, understanding the individual psychology is equally important in the case of business market as well as for the customer market. आप करते क्या हैं? टारगेटिंग फॉर्म्स करते हैं। टारगेटिंग फॉर्म्स का मतलब ये है कि आप टारगेट करते हैं विद इन द बिजनेस सेंटर कि हमने किस बंदे को अप्रोच करना है। बिजनेस सेंटर की समझ आ गई कि वो तमाम लोग जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, जिनके गोल्स के ऊपर आपकी इस डिसीजन मेकिंग का असर पड़ना है, या उनका कोई रिस्क एसोसिएटेड है विद दैट बाइंग प्रोसेस। ये तमाम लोग बिजनेस सेंटर का हिस्सा होंगे। तो while making a proposal to a business market आपको टारगेटिंग फॉर्म्स करनी है। टारगेटिंग फॉर्म्स मीन कि बिजनेस सेंटर के अंदर वो कौन कौन से लोग हैं जो कि फैसला कुन हैसियत रखते हैं, और स्मॉल जो सेलर्स होते हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं, वो हमेशा इन बाइंग इन्फ्लुएंसेस या बाइंग इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करके अपनी प्रोडक्ट्स को और अपनी जो सेल्स है उनको बेचने की कोशिश करती हैं। तो टारगेटिंग फर्म्स इज कि आपने बिजनेस सेंटर को इवेल्युएट करना है और उसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का बंदा कौन है। और इसमें जो परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसमें एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब क्या है कि व्हेन द कस्टमर आर गिवन ए पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू दैट अलाउ द सेलर टू पुट इट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आप जाते हैं, आपने सोचा मैंने सैमसंग खरीदना है, और आपको वो शॉप वाला 10 और ऑप्शन बता देता है, और अगर उस 10 और ऑप्शन बताने के बाद आपका डिसीजन बदल जाता है तो इसका मतलब है कि उस सेलर ने आपकी फ्रेमिंग की है। तो जब जो कस्टमर है वो एक सर्टन माइंडसेट के साथ जाए और जो सेलर है वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को तब्दील कर दे, दिस इज कॉल्ड फ्रेमिंग। और हर अच्छे सेल्स के बंदे के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो फ्रेमिंग कर सके, अपने कस्टमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करके। इसको इस तरह भी देखें कि नॉर्मली मैकडोनल्ड और केएफसी में ये लोग करते हैं कि आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, जब आप वो पूछता है आपका ऑर्डर हो गया, आप कहते हैं हाँ हो गया, तो वो बताता है कि इसके साथ हमारी ये स्पेशलिटी है, ये आप ऑर्डर कर लें, और अगर आपने जो ऑर्डर किया है इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन कर लें तो आपको एक ड्रिंक फ्री मिल सकती है। ये क्या है? दिस इज सजेस्टिव सेलिंग, जिसमें सजेस्टिव सेलिंग करके आपकी फ्रेमिंग की जाती है टू इंक्रीज द सेल्स। सेल्स के और मार्केटिंग के प्रोफेशन में आपके अंदर ये कैपेसिटी और ये कैपेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे हमने इंडिविजुअल बाइंग के अंदर और कस्टमर मार्केट के अंदर जो स्टेजेस ऑफ द बाइंग प्रोसेस देखे थे, इसी तरह से जब भी बिजनेस मार्केट की बात की जाती है तो उसके अंदर भी जो प्रोसेस है वो मोर और लेस सेम है। सेम इस तरह से कि उसके अंदर भी डिफरेंट स्टेप्स थे, इसके अंदर भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो देयर आर 8 स्टेप्स जिसमें कोई भी बिजनेस मार्केट के अंदर बिजनेस सेलिंग का डिसीजन किया जाता है। इट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम रिकग्निशन, जिसमें जो बाई क्लासेस है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अभी आप लोगों ने पूछा था कि जब प्रॉब्लम रिकग्निशन होगी तो कौन कौन सी ऑप्शन हो सकती हैं। इट कुड बी न्यू टास्क, इट कुड बी मॉडिफाइड रीबाय, और इट कुड बी स्ट्रेट रीबाय। उसके बाद आप जर्नल नीड की डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, फिर आप सप्लायर्स को सर्च करते हैं, फिर
जो प्रपोजल हैं उनकी सॉलिसिटेशन करते हैं। सॉलिसिटेशन इज़ इकट्ठा करना, सॉलिसिट करना। फिर आप सप्लायर की सिलेक्शन करते हैं, ऑर्डर रूटीन की स्पेसिफिकेशन को मैनेज किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, और 8वें स्टेप के अंदर आप परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि प्रॉब्लम रिकग्निशन की जाए। प्रॉब्लम के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंस की बात है, जो कि हमने पहले डिस्कस की थी, दैट वाज प्रॉब्लम एंड सिम्टम। पहली क्लास में शायद हमने डिस्कस किया था कि जब भी प्रॉब्लम की बात की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक बहुत बड़ा मसला होता है। और जैपनीज़ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट इज़ कि आप 60% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में लगाएं, क्योंकि मसला ये होता है कि आप प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और जब प्रॉब्लम ही सही आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो जाहिर है उसका जो सोल्यूशन आप देंगे, उसका जो काउंटर देंगे, जो उसकी रेमेडी देंगे, वो गलत ही होगी। तो उसमें ये मिसाल आई थी कि क्या सेल्स का काम होना एज अ प्रॉब्लम और अ सिम्टम, तो इट इज़ अ सिम्टम, और प्रॉब्लम वुड बी इसके पीछे कुछ। और जैसे आपने कहा, राइटली सेड, कि हम अमूमन जो रिजल्ट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम समझ लेते हैं। एक्चुअली रिजल्ट्स प्रॉब्लम नहीं होते, वो सिम्टम्स होते हैं। हमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो रिजल्ट है, हम उसको प्रॉब्लम समझ लेते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं होता, वो सिम्टम होता है। सेल्स कम होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ सिम्टम। प्रॉब्लम पीछे है प्रोडक्ट की क्वालिटी में, आपकी कस्टमर सर्विस में, आपकी मार्केट को नीड आइडेंटिफाई जो आपने की है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में, कुछ भी हो सकता है। फिर इस पे मैंने कहा था कि जैसे बुखार होता है, हमें लगता है बुखार होने से प्रॉब्लम, बुखार होने से सिम्टम, और कोई इन्फेक्शन इज द प्रॉब्लम। तो डॉक्टर जब भी आपको दवाई देता है बुखार की नहीं देता, वो इन्फेक्शन की दवाई देता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस मार्केट, दैट इज प्रॉब्लम रिकग्निशन। और इट कैन बी ट्रिगर्ड थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई इज व्हाट? स्टिमुलाई इज, लास्ट क्लास अगर गौर से सुनी होती तो याद होना चाहिए था। स्टिमुलाइज इंफॉर्मेशन, स्टिमुलाइज इंफॉर्मेशन, जो प्रॉब्लम का रिकग्निशन है, उसका जो प्रोसेस का ट्रिगर होना है, दैट कैन बी कॉज्ड बाय सम इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाहर से भी लोग बता सकते हैं और अंदर से भी लोग बता सकते हैं। बाहर कौन कौन होते हैं? आपका कंपटीशन है, आपका कस्टमर बाहर है, गवर्नमेंट बाहर है, टेक्नोलॉजी बाहर है, स्टेक होल्डर्स बाहर है, रेगुलेशन बाहर है। ये सारे लोग भी बता सकते हैं कि आपके साथ ये मसला है। आप भी तो कस्टमर है ना, आप भी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि हमारी हर क्लास लेट शुरू होती है, कहीं एसी नहीं चल रहा होता, कभी कनेक्टर काम नहीं कर रहा होता, कभी मल्टीमीडिया काम नहीं कर रहा होता। तो ये क्या है? इस तरह से एक एक्सटर्नल फोर्स ने बताया कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, और इसी बात का एहसास अगर मुझे हो जाता है, वलीद को हो जाता है, आमना को हो जाता है, तो क्या होगा? ये इंटरनल स्टिमुलाई होगा। सो द प्रॉब्लम रिकग्निशन इज कि वो इंफॉर्मेशन, वो मैसेज, या वो इंडिकेटर जिससे पता लगे कि कोई चीज़ है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम याद है किसी को? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम? नहीं याद? प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। डिस्क्रिपेंसी होता है कमी होना। अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है इसमें और डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स में कोई कमी है, कोई डिफरेंस है, तो आप कहेंगे प्रॉब्लम है। आपको कमरे के अंदर एसी चाहिए, दिस इज योर डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, और अगर एसी नहीं चल रहा तो ये आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो इसमें अगर गैप है तो वो प्रॉब्लम है। अगर एसी चाहिए और एसी चल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स और एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स सेम है। सो प्रॉब्लम रिकग्निशन में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहली प्रॉब्लम और सिम्टम, दूसरा प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है, और तीसरा इट कैन बी ट्रिगर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से आपको कोई बता दे, और इंटरनल स्टिमुलाई। और अगर स्टिमुलाई ही नहीं याद तो मेंटल कंडीशनिंग भी नहीं याद होगी, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। वो कुत्ते वाला साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट भी याद नहीं होगा। नहीं याद? याद है? होना चाहिए था। देन यू गो फॉर
जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। जब आपने ये देख लिया कि नीड एग्जिस्ट करती है और प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और ट्रिगर हो गई, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, किसी भी स्टिमुलाई से आपको पता चल गया कि देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ नीड, नाउ यू वुड गो फॉर अ जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट वैल्यू एनालिसिस करते हैं, पीवीए, दिस कॉल्ड पीवीए। इसमें आप अपनी कॉस्ट रिडक्शन करते हो और कंपैरिजन करते हो कि किन स्टैंडर्ड्स को हम इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो तो मैक्सिमम हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम यूटिलिटी, दिस इज पीवीए। प्रोडक्ट वैल्यू एनालिसिस क्या है कि आप अपने पैसे जो आप खर्च करेंगे उससे मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी कैसे हासिल कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम रिकग्निशन के अंदर आप दूसरा काम करते हैं। देन यू गो फॉर अ सप्लायर सर्च। प्रॉब्लम का पता चल गया, इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई से ट्रिगर हो गई, प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बना दी, नीड बता दी कि नीड क्या है। नाउ यू गो फॉर अ सप्लायर सर्च कि हमने ये चीज़ किससे खरीदनी है। आप कैटलॉग से सर्च कर सकते हो, वर्टिकल मार्केट से आप सर्च कर सकते हो, you go for pure play auction companies, you go for spot or exchange markets, you go for private exchanges, barter market में आप जा सकते हो और बाइंग अलाइंस क्रिएट कर सकते हो। दीज आर द ऑप्शंस जिससे आप अपना सप्लायर को सर्च कर सकते हो। द मॉडर्न ट्रेंड इज ई प्रोक्योरमेंट, जिसमें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ई हब क्रिएट करते हो और वर्टिकल हब क्रिएट करके आप इसमें लॉजिस्टिक्स, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, एनर्जी और इसकी मैनेजमेंट के लिए यू सेट अप डायरेक्ट एक्सटेंड इंटरनेट लिंक्स टू द मेजर सप्लायर्स। उसमें आप अपना बाइंग अलाइंस बनाते हो और कंपनी की वेबसाइट बना के वहाँ से आप सॉलिसिट करते हो प्रपोजल, और प्रपोजल हासिल करने के बाद यू गो फॉर लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या होती है? व्हाट इज लीड जनरेशन? सोशल मीडिया के दौर में और सोशल मीडिया की इस जनरेशन को तो पता होना चाहिए लीड जनरेट करना। नहीं, फॉलोअप से पहले वाला काम इज लीड जनरेशन, फॉलोअप तो दूसरा हो गया ना। व्हेन यू इनिशिएट, जिससे कस्टमर की इंक्वायरी पैदा हो जाए, व्हेन यू इनिशिएट अ प्रोसेस जिसके बाद कस्टमर की इंक्वायरी पैदा हो जाए, दिस इज कॉल्ड लीड जनरेशन। आप कभी, अगर आपने देखना है कि प्रोफेशनली लीड जनरेशन कैसे की जा सकती है, आप कभी भी जाके ज़मीन.com की किसी भी फेसबुक की पोस्ट के ऊपर कमेंट कर दें या वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ लें। मैंने 5 साल पहले पूछा था, अभी तक उनकी कॉल्स आती हैं। इतना कोई एफिशिएंट सिस्टम है, मैं हैरान हूँ उनके पास कि, और जो ज़्यादा इंप्रेसिव बात है वो ये है कि ड्यूरेशन और गैप ऑफ द कॉल बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी एनालाइज कर लिया है कि ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, तो गैप बढ़ा देते हैं, हो सकता है 6 महीने बाद इंटरेस्टेड हो जाए एक सवाल के ऊपर। और मैंने जिससे भी पूछा उसका रिस्पांस यही है कि कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने लगाया है, कोई ऐसा ईआरपी का सॉफ्टवेयर है जो कि उनको रिमाइंडर देता है कि इस बंदे को कॉल किए हुए 6 महीने गुजर गए, 6 महीने बाद कॉल आ जाती है। दिस कॉल्ड लीड जनरेशन। मतलब पाकिस्तान में अगर मैं किसी कंपनी की मार्केटिंग से इम्प्रेस हुआ हूँ इन अ पॉजिटिव सेंस, बैंकिंग वाले भी कॉल्स करते हैं लेकिन वो तो बहुत ही मतलब ऐसे रैंडम कॉल है, नंबर उठाया कॉल कर दे, पता ही नहीं है। ज़मीन वाले जब कॉल करते हैं दे गिव यू द बैकग्राउंड, और उनको ये भी पता है आपने जो प्राइस रेंज पहली दफ़ा सेट की थी वो उनको याद होती है, उसको कोट करते हैं कि उसमें कोई चेंज आई है, आपने कहा था कि 5 मिलियन तक का आपने खरीदना है, तो उसमें कोई तब्दीली है, अगर चेंज है तो बताएं। फिर वो नोट करके अगली कॉल में उस तरह की प्रॉपर्टी आपको सेल करने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग में अगर केस स्टडी कोई हो सकती है पाकिस्तान में, दैट इज ज़मीन.com। और अगर कस्टमर सर्विस में अगर कोई केस स्टडी पाकिस्तान में हो सकती है तो दैट इज टीसीएस, कस्टमर सर्विस में। और इसके ऊपर हार्वर्ड का केस है भी वैसे टीसीएस के ऊपर, फ्री नहीं मिलेगा आपको, पैसे देके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन देयर इज अ केस। सो द प्रॉब्लम और द पॉइंट इन लीड जनरेशन इज कि आपके पास ऐसा मैकेनिज्म हो। अब मुझे जो मेरी अप्रीहेंशन है कि ज़मीन वाला मैनुअल नहीं हो सकता, वो
किसी बंदे का नहीं, वो दैट इज अ सिस्टम, वो कोई कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है, क्योंकि इतना एफिशिएंट बंदा नहीं हो सकता। बंदा भूल जाता है ना, तो सिस्टम तो कंप्यूटर तो नहीं ना भूलता। तो लीड जनरेशन इज के व्हेन यू अप्रोच टू अ कस्टमर और उसके बाद इंक्वायरी जनरेट हो जाए। देन प्रपोजल आप लेते हैं, प्रपोजल सॉलिसिटेशन, कि आपने इनवाइट किया जो क्वालिफाइड प्रपोजल्स थे, कि उनसे आपने रिटर्न प्रपोजल मांगा। आफ्टर इवेल्युएटिंग देम आप इनवाइट करते हो कुछ ऐसे सप्लायर्स को टू मेक अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, जिनको आपने फर्दर शॉर्टलिस्ट करना होता है। उसके बाद उनकी प्रेजेंटेशन के बाद यू गो फॉर अ सप्लायर सिलेक्शन, कि आपने चॉइस ऑफ एट्रीब्यूट्स कर लिया है कि रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंस के हवाले से आपको कौन कौन सी जो बाइंग सिचुएशंस हैं उनमें कौन कौन से सप्लायर्स हैं जो कि सूट करते हैं, डिलीवरी की रिलायबिलिटी क्या है, प्राइस, सप्लायर का रिलेशनशिप, रेपुटेशन, इंपॉर्टेंस फॉर रूटीन ऑर्डर प्रोडक्ट्स। ये सारी चीज़ें आप जब सप्लायर को सेलेक्ट करते हो इस स्टेज के ऊपर इनके फैसले करते हो। वंस यू डिसाइडेड द सप्लायर सिलेक्शन, उसके बाद आप उसकी फाइनल निगोशिएशन में जाते हो, जिसमें आप फाइनल अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की लिस्टिंग होती है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, और रिटर्न पॉलिसी क्या होगी। वंस दिस इज डन, यू गो फॉर अ परफॉर्मेंस रिव्यू। आफ्टर एवरी बाइंग प्रोसेस, ईदर इंडिविजुअल और अ बिजनेस, हर बंदा परफॉर्मेंस रिव्यू जरूर देता है। देयर इज अ रिसर्च बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के happy customers normally talk to two people about the product or about the experience, and angry customer talk to the friends and family and the potential customers multiplied by 8। कितने लोगों को हो गया? खुश जो होगा वो 2 बंदों को बताएगा, और जो एंग्री होगा वो 16 बंदों को बताएगा कि ये चीज़ ना इस्तेमाल करना। सो द परफॉर्मेंस रिव्यू, बीइंग अ मार्केटियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो कस्टमर हैं उनका जो परफॉर्मेंस रिव्यू का प्रोसेस है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे। जी आपका कोई सवाल था? जी बस थोड़ा थोड़ा सा और रह गया, उसके बाद ब्रेक करते। दिस इज द मॉडल ऑफ बाइंग बिहेवियर ऑफ द बिजनेस, जो कि हमने अब तक पढ़ा है। इसकी एक समरी है जिसमें जैसे हमने कहा जी, देखिए डिलीट नहीं करना चाहिए, दिस इज अगेंस्ट द इंटेग्रिटी, और जो बेसिक एथिक्स है डिलीट नहीं करना चाहिए, इसको लगा रहने दे। और देखिए गलती कर लेना इज अ नो क्राइम, गलती कर लेना हर बंदा करता है, हर कंपनी करती है, ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं गलती। नॉट लर्निंग फ्रॉम अ मिस्टेक इज अ क्राइम। बैड रिव्यू आ गया, ठीक है, अब उसमें आपके लिए लर्निंग क्या है उसको इनकॉर्पोरेट करें। और जो एक एक एंड इसका ये है कि कस्टमर क्यों नाखुश हुआ, इसका दूसरा एंड भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकता, पूरी मार्केट को खुश नहीं कर सकता। पूरी दुनिया तो अल्लाह ताला से भी खुश नहीं है जिसने पैदा किया है। तो दिस इज नॉट द, ये रिजल्ट नहीं रखना चाहिए कभी भी मार्केटिंग में कि मैंने बैड रिव्यू होने नहीं देना। क्यों नहीं होने देना? होगा, इट्स नेचुरल। और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी। ये कैसे हो सकता है कि बैड रिव्यू ही नहीं आया? तो कंपनी के लिए इट्स इंटायरली नेचुरल, ये बिल्कुल होता है कि बैड रिव्यू आएगा, और बैड रिव्यू से लर्न करना ये आपके है, उसके अंदर प्रीव्यू के अंदर है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये आप अगर ये रख लें कि बैड रिव्यू नहीं होगा, तो दिस इज नॉट अ नेचुरल टारगेट, ये अननेचुरल है कि बैड रिव्यू है। बैड रिव्यू होता है, किस कंपनी का बैड रिव्यू? भाई यार जिसने बनाया है लोग उसको ही नहीं मान रहे, तो आप किस बात की मूली? तो ये नहीं हो सकता कि बैड रिव्यू ना हो। इंसान की जो सृष्ट है इसके अंदर कंटेंटमेंट नहीं है। कंटेंटमेंट जानवर के अंदर होती, इंसान में नहीं होती। कंटेंट हो जाना, मुतमईन हो जाना, चीज़ों को कबूल कर लेना एज इट इज़, ये या मौत है या फिर जानवर है। इंसान तो कभी नहीं होता। इंसान इज, उसको हमेशा आगे से आगे, आगे से आगे। वो एक बुजुर्ग है, बड़ा अच्छा वाक़या सुनाया करते हैं कि हमारे मुआशरे में होता है कि अच्छा यार बच्चा पैदा हो गया, अब ये ना थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर सेट हो जाएगा। अच्छा अब ये मैट्रिक कर ले सेट हो जाएगा, अब ये एफए कर ले सेट हो जाएगा, इंटर कर ले, ग्रेजुएशन कर ले सेट हो जाएगा, मास्टर्स कर ले सेट हो जाएगा।
अब इसकी नौकरी लग जाए, सेट हो जाएगा, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चों की शादियां हो जाएं, सेट हो जाएगा। और कहते सेट कब होता है? कब्र में डाल के ना, उसका मुंह जब करते हैं ना काबे की तरफ, कहते हैं अब सेट हो गया। तो सेट नहीं होता भाई, सेट तभी होता है जब कब्र में डाल के ना उसका चेहरा घुमा देते हैं, अच्छा अब ठीक है, अब सेट है। तो दुनिया में सेट नहीं होता, सुकून कब्र में है सिर्फ। तो खान साहब ने सही कहा, सुकून नहीं है दुनिया में। और ये जो कंटेंटमेंट है ना, ये जीरो क्वालिटी, जीरो एरर वाली चीज़, ये इंसानी नफ्सियात में नहीं है। और अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वी हैव टू लिव विद इट, इंसान को उनके साथ ही जीना होता है। खैर, सॉरी, मैंने अभी बताया तो है कि ज़मीन.com के पास बंदा नहीं है, वो कोई सिस्टम ही है। ये आईटी वाला बैठा है, इससे पूछे कि एक्सप्लोर करे कि वो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कि मतलब एक तो जो बहुत ही मतलब इनिशियल लेवल का वो आउटलुक के अंदर होता है, जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो ये है कि आप उसमें रिमाइंडर लगा लें कि फ़लाँ ईमेल के ऊपर रिमाइंडर वो पॉपअप हो जाएगा और आप उसको मैनुअली कर देंगे। बहुत इनिशियल लेवल पे कि अगर आपका बिज़नेस बहुत छोटा-सा है। लेकिन ये जितना ज़मीन का वॉल्यूम है और जितने कस्टमर्स हैं, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि वो बंदा कर रहा हो या बंदे कर रहे हो। इट हैज़ टू बी अ सिस्टम। वो कोई ईआरपी बेस्ड ऐसा सॉल्यूशन उन्होंने बनाया है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्लेमर में ये दे दूँ कि मैं इंडोर्स नहीं कर रहा कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो ज़मीन पे जाइएगा। बहुत फ्रॉड होता है ज़मीन में भी। ज़मीन.com पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं मैं कह रहा, आपको एज ए मार्केटिंग के स्टूडेंट के तौर पे उनकी लीड जनरेशन को इंडोर्स कर रहा हूँ ओनली। ये ना हो कि आप वहाँ कोई प्रॉपर्टी बुक कर लें, पता लगे वो 10 साल मिली नहीं। हाँ, बिल्कुल। इनके ये हाँ, बिल्कुल है, ये इनके पास है। डाइवो के पास यही है। डाइवो के पास यही है। एक ही दफ़ा कॉल, ये तो मेरे ख्याल है, हाँ, हर कस्ट ये रेस्टोरेंट्स के पास भी यही है। आप कॉल करते हैं, आगे से आपका नाम लेता है। बशीर सन्स की जो फार्मेसी की चंद चेन, थोड़ी सी चेन्स हैं, उनके पास भी यही है कि आप एक दफ़ा नाम डलवा दें तो वो अगली दफ़ा जब आप कॉल करेंगे तो आपके नाम से आपको बुलाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल बहुत ही कोई सस्ता सा सॉफ्टवेयर है। कोई ऐप ही है जिसमें से वो पता चल जाता है कि उस ऐप के थ्रू नंबर राउट होके आता है, तो पता चल जाता है। खैर, दिस इज़ द बाइंग मॉडल जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन पॉकेट में रखो, पॉकेट में रखो ना भाई, कॉल आ रही है, ये इतला दे रही है मुझे, बात करो। दिस इज द बिजनेस बाइंग बिहेवियर का मॉडल जब ऑर्गेनाइजेशंस बाय करती हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें जो इन्वायरमेंट है वहाँ से मार्केटिंग का स्टिमुलाई आ सकता है। मार्केटिंग का स्टिमुलाई आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और स्टिमुलाइज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। और अदर स्टिमुलाई क्या आ सकता है? फ्रॉम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल, कल्चरल या कंपेटिटिव। के मार्केट के अंदर ऐसी फोर्सेस जो कि आपको इंडिकेट करें टू इनिशिएट बाइंग प्रोसेस। और उसमें जो 4 पीज हैं मार्केटिंग के, वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमी के अंदर कोई ऐसा चेंज आ गया जिसकी वजह से आपको कोई बाइंग प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, पॉलिटिकल हालात बदल गए, कल्चर बदल गया, या कंपेटिटिव इन्वायरमेंट बदल गया, आपके कंपटीशन ने कोई नया काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, कंपेटिटिव के ऊपर लेट मी शेयर विद यू एन एग्जांपल के डिसीजन मेकिंग में हमेशा कंपेटिटर को कॉपी नहीं करना। डिसीजन मेकिंग में नॉर्मली क्या होता है कि आप अपने आप को हमेशा, कंपनी जब देखती है तो कंपेटिटर के लेंस से देखती है कि कंपेटिटर कैसा परफॉर्म कर रहा है और मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। और चूंकि कंपेटिटर के लेंस से देखती है तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत सारे असरात पड़ते हैं, कंपटीशन क्या कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है, पहले लेसन क्या है? लेसन इज कि कभी भी डिसीजन मेकिंग आपने अपने कंपेटिटर को देखने के बाद नहीं करनी, और कंपेटिटर अलोन को देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं करनी, कि सिर्फ कंपेटिटर को देखा और फैसला कर लिया। एग्जाम्पल क्या है? सर्विस, शूज और बाटा, इनका कंपटीशन, शदीद कंपटीशन। और सरप्राइजिंगली पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि पाकिस्तान की लोकल कंपनी सर्विस बाटा को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देना शुरू हो गई और मार्केट शेयर ग्रैब करना शुरू कर दिया बाटा का।
अब जब परफॉर्मेंस अच्छा होनी शुरू हुई तो चौधरियों की है ये, गुजरात के चौधरी हैं ये सर्विस वाले। तो इन्होंने कहा कि अब हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो अब हमने इसको फुल थ्रॉटल के साथ हर जगह जाके कम्पीट करना है। तो इन्होंने पहला स्टेप ये लिया कि जहाँ जहाँ बाटा के स्टोर थे वहाँ सर्विसेज स्टोर खोलना शुरू कर दिए। 6 महीने के अंदर बाटा को पता चल गया कि चल क्या रहा है। उन्हें पता चल गया कि अब प्रोडक्ट के अंदर ये बेहतर हो गए थे, हम इनसे बेहतर थे सप्लाई चेन की वजह से, लॉजिस्टिक्स की वजह से, अपने चैनल नेटवर्क की वजह से। तो अब ये जो दूसरा हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज था, इसको काउंटर करने के लिए सर्विस ने ये स्ट्रैटेजी लगाई है कि जहाँ पे बाटा है वहाँ पे सर्विस खोल। बाटा मल्टीनेशनल, बहुत बड़े रिसोर्सेज। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ। उन्होंने जिस रफ्तार से वो अपने नए स्टोर्स खोल रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ज़्यादा खोलने शुरू कर दिए और पहली दफ़ा फ्रेंचाइज पे देना शुरू कर दिया। उससे पहले क्या होता था, बाटा के तमाम स्टोर्स उनके अपने होते थे, उसके बाद उन्हें फ्रेंचाइज करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 5 और आउटलेट्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं तो बाटा ने कहा यार हमारा भी रख लो, हमारा बोर्ड लगा लो। तो क्या हुआ कि अब बाटा का जो नेटवर्क था वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। अब सर्विस ने कहा अच्छा ये बढ़ाता जा रहा है, मैं भी बढ़ाऊंगा। 3 years डाउन द रोड फाइनेंशियल क्रंच आया एट सर्विस और उनको रियलाइज हुआ, जैसे वो कहता है ना स्टीव जॉब्स, कनेक्टिंग द डॉट्स। इंसान के साथ होता ही है कि जब वो गुजर रहा होता है ना तो उसके साथ कुछ वाकयात होते हैं, उसकी समझ नहीं आती। जब एंड पे पहुंचता है और पीछे देखता है ना तो सारे जो डॉट्स होते हैं वो कनेक्ट कर जाते हैं। तो कनेक्टिंग द डॉट्स में सर्विस ने ये रियलाइज़ किया कि हमारे साथ तो हाथ हुआ है। हाथ ये हुआ है कि बाटा ने हमें भगा भगा के मार दिया। कैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बाटा के पास इतनी थी कि वो स्टोर्स खोल सकते थे और फ्रेंचाइज में भी खोल सकते थे। अब सर्विस के पास इतने पैसे नहीं थे। इन्होंने अपना सारा फाइनेंशियल जो मसल था वो अपने उस नेटवर्क में लगा दिया। अब प्रोडक्शन के लिए पैसे ही नहीं है, उस तमाम नेटवर्क के ऊपर प्रोडक्ट्स को प्लेस करने के पैसे ही नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्विस ने वो वाले स्टोर जो उसने उन 3 सालों में खोले थे सारे बंद कर दिए और एट द एंड अभी भी बाटा का शेयर सर्विस से ज़्यादा है। अब आप नोट करें, मेरा ख्याल है तकरीबन 60% बाटा की शॉप्स के साथ सर्विस की शॉप है, बाकियों पे नहीं है। और ये एक राइवलरी के बाद, इस टसल के बाद बाटा ने एक तरह से एक मार्केटिंग गिमिक करके, एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी लगा के, एक समझ लें कि एक ऐसा मार्केटिंग का टूल इस्तेमाल किया जिसमें सर्विस को उसने हराया। और अब जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी इज नॉट ओनली अ बिजनेस स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी अगर आप मतलब एमएस या पीएचडी करने जाएंगे मार्केटिंग में तो आपको एक किताब पढ़ाई जाएगी, आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्जू। एक चाइनीज जर्नैल था, उसने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। तो वो पढ़ाई जाती है स्ट्रैटेजी के लिए कि स्ट्रैटेजी बनती कैसे है। सो द लर्निंग इज के कंपटीशन से जब आपको इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलाई आएगा तो सिर्फ अलोन उस स्टिमुलाई की बेसिस के ऊपर आपने कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर देना। उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चलता है, बाइंग सेंटर इन्वॉल्व होता है और वो तमाम इंडिविजुअल्स जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिनके ऊपर अभी हमने बात की है। और उसके बाद आपका बाइंग का रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसके बाद आप फैसला करते हैं कि आपने प्रोडक्ट को ख़रीदना है या नहीं खरीदना। और ये हैं वो तमाम मेजर इन्फ्लुएंसेस जो कि किसी भी बाइंग बिहेवियर के ऊपर होते हैं। इन्वायरमेंट से क्या आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, सप्लाई कंडीशंस आती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स आती हैं, कंपेटिटिव की डेवलपमेंट आती हैं, कस्टमर्स का जो कल्चर है वो आता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कैसा है। देन देयर आर इंटरपर्सनल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस बाइंग बिहेवियर में, जिसमें अथॉरिटी है, स्टेटस है, एम्पैथी है, परसुएसिवनेस है। और फिर इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं, एज है, एजुकेशन, जॉब पोजीशन, पर्सनैलिटी और रिस्क एटीट्यूड। और उसके बाद आपका बायर होता है। व्हाट इज एम्पैथी?